नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र के बारे में। 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई बार अपने सत्रों का आयोजन किया था भारत की आज़ादी से जुड़े मुद्दों को लेकर। तो इसी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में, उसको आज डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर कांग्रेस के खास सत्र के बारे में बात की है, जिससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हो चुकी थी और भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुकी थी। इसी का विरोध समय समय पर होता रहा भारत में, लेकिन विरोध करने वाले छोटे छोटे दल थे, छोटे छोटे समूह थे, एक बड़ा समूह नहीं था भारत के पास। इसीलिए स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। तो देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे को मुंबई भी कहा जा सकता है। संस्थापक की बात करें तो रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और S. सुब्रमण्यम अय्यर जैसे नेता शामिल थे। बात करें स्थापना के स्थान की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के सत्र आयोजित किए जाते थे। जहां पर सत्र का आयोजन किया जाता था, उसी स्थान से इसका नेता भी या अध्यक्ष भी चुना जाता था। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट सत्र कांग्रेस के और उससे संबंधित जुड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न। बात करते हैं पहले अधिवेशन की। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन थे और उन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्थान था बॉम्बे और पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी अध्यक्ष चुने गए थे पहले कांग्रेस अधिवेशन के और 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो पहला अधिवेशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। दूसरा अधिवेशन 1886 में आयोजित हुआ था। स्थान था कोलकाता और इस समय अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसके अलावा 93 और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को हेड किया था। चौथा सत्र जो कांग्रेस का हुआ था, चौथा अधिवेशन, वो 1888 में हुआ था। स्थान इलाहाबाद था और जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी जो हिंदू समाज से थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो पारसी समाज से थे, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम समाज से थे और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूल जो ईसाई समाज से थे। तो कहने का मतलब है उस समय कांग्रेस ने अलग अलग समुदाय के नेताओं को अध्यक्ष बनाया था पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन में, जिससे ये स्थापित किया जा सके कि कांग्रेस किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की न होकर पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अगला सत्र देखते हैं कांग्रेस का 1896 का। स्थान था कोलकाता और अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 कोलकाता सेशन में पहली बार गाया गया था। इसी वंदे मातरम गीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अगला सत्र है कांग्रेस का 1899 का। स्थान था लखनऊ और अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। इस समय भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। 1901 का कांग्रेस का सत्र जो था अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष थे दिनशॉ वाचा। ये पहली बार ऐसा समय था जब गांधी जी कांग्रेस के किसी भी सत्र में उपस्थित हुए थे। अगला महत्वपूर्ण सत्र है कांग्रेस का 1905 का। स्थान था बनारस और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। 1905 में जो ब्रिटिश सरकार है वो बंगाल विभाजन कर चुकी थी, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता थी, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और इस पूरे क्षेत्र को, बंगाल क्षेत्र को, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के दौरान दो भागों में बांट दिया था। ये जो ब्रिटिश सरकार ने डिवीज़न किया था बंगाल का, ये धर्म के आधार पर किया गया था। मुस्लिम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र था उसे पूर्वी बंगाल और जहाँ पर हिंदू जनसंख्या अधिक थी उसे पश्चिम बंगाल के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि
बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण किया जा सके और देश में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उसको नष्ट किया जा सके। अगला अधिवेशन 1906 का कोलकाता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष एक बार फिर दादा भाई नौरोजी को चुना गया और इस अधिवेशन में 4 प्रस्तावों को दादा भाई नौरोजी द्वारा पास करवाया गया था। पहला था स्वराज का, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए थे। अगला इंपॉर्टेंट सत्र है कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष इस बार रास बिहारी घोष जी थे और कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी 2 विचारधाराओं में हुआ था। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस में जो नेता थे वो अधिकतर उदारवादी नेता थे, लेकिन 1907 आते आते कांग्रेस में कई विचारधाराओं के लोग जुड़ गए थे और विचारधारा आपस में बंटने लगी थी। एक विचारधारा नरमपंथी कहलाई और दूसरी गरमपंथी। इन्हीं दोनों का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसके बाद कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी। अगला अधिवेशन 1910 इलाहाबाद में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष थे सर विलियम बैटन बर्न। ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को हेड किया था। विलियम बैटन बर्न के द्वारा ही A.O. ह्यूम की जीवनी भी लिखी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। B.N. धर इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। इसे पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और बाद में इसी जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। 1915 का अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे S.P. सिन्हा। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में कुछ बदलाव किए गए थे। अगला महत्वपूर्ण सेशन है कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916 में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे A.C. यानी कि अंबिका चरण मजूमदार और कांग्रेस 2 गुटों में जो नरमपंथी और अतिवादी यानी कि गरमपंथी विचारधारा जो 1907 में बटी थी। इस अधिवेशन में दोनों के बीच फिर से एकता हुई यानी कि गरम दल और नरम दल वापस एक हो गए। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में राजनीतिक सहमति बनी थी और लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। पहली बार ऐसा मौका था जब कोई महिला कांग्रेस के सेशन को हेड कर रही थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सेशन है 1918 का। ये विशेष सत्र था, बॉम्बे में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन बनता है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में आयोजित किया गया था। अगला 1919 का अधिवेशन है, अमृतसर में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1919 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन में कई भारतीय जो बड़े नेता थे वो शामिल हुए थे। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1920 का अधिवेशन। ये विशेष सत्र था, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। यही वो मौका था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के संकल्प का प्रस्ताव रखा था। तो 1920 का जो कलकत्ता सेशन था इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था। अगला महत्वपूर्ण सेशन है 1920 नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थे C. विजय राघवाचार्य जी और भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ था। इसी समय 1920 नागपुर सेशन में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास करके असहयोग आंदोलन 1920 को पूरे देश भर में चलाया गया था। अगला महत्वपूर्ण सेशन आता है 1922 का। इसे गया अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष थे C.R. दास। C.R. दास और अन्य नेता INC से अलग हो गए थे। इस समय C.R. दास कांग्रेस के नेता थे लेकिन उनकी विचारधारा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और उन्होंने 1923 में जाकर गया अधिवेशन के बाद एक नया दल स्थापित किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष वो स्वयं थे और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला महत्वपूर्ण सेशन आता है बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में आयोजित हुआ था। ये पहला मौका था और अंतिम मौका था जब गांधी जी ने कांग्रेस के किसी भी सत्र की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला एकमात्र सत्र था बेलगाम अधिवेशन। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है कानपुर अधिवेशन 1925 में आयोजित हुआ था और इस बार पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के सत्र को हेड किया था। नाम था सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू द्वारा कांग्रेस के सत्र को पहली बार हेड किया गया था। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन आता है 1927 का, मद्रास में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी
और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ इसमें प्रस्ताव पास किया गया था। साइमन कमीशन 1929 में भारत आना था, समय से 1 साल पूर्व आना और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल न होना, ये 2 कारण बने थे साइमन कमीशन के विरोध के, जिसका भारत में पुरजोर विरोध हुआ था। मद्रास में इस साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था और इसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। अगला महत्वपूर्ण सेशन आता है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष इस बार मोतीलाल नेहरू को चुना गया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन इसी अधिवेशन के बाद हुआ था। अगला सत्र था कांग्रेस का 1929 का, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना था और 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की गई थी। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में पहली बार भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी इसी अधिवेशन में हुआ था। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में INC यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित भी हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बने थे। BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। अगला इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1934 का बॉम्बे अधिवेशन। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1936 लखनऊ अधिवेशन। इस बार फिर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया गया था। 1937 में अधिवेशन फैजपुर में आयोजित हुआ था। ये पहला मौका था जब गांव में कांग्रेस का कोई भी सेशन आयोजित किया गया था और इस बार अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला महत्वपूर्ण सेशन है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो 1938 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पहली बार सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की गई थी। ये वही योजना समिति है जो आगे चलकर प्लानिंग कमीशन की आधारशिला बनी थी। अगला अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसमें पहले सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन कुछ विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। अगला महत्वपूर्ण सेशन आता है कांग्रेस का 1940 रामगढ़ अधिवेशन। अबुल कलाम आज़ाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नाइनटीन 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन। अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये थे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सत्र जिससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते आए हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कथन दिया था कि जो कांग्रेस है वह सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की एक सभा है। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग स्टेटमेंट कथन दिए थे कांग्रेस की स्थापना से जुड़े। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्वनी कुमार दत्त का कहना था या कथन था कि कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा। तिलक का कहना था कि भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिए गए कांग्रेस के संबंध में।